नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू क्रैकर्स आईएएस एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहाँ पर रिफॉर्म लिए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, आर्मी में रिफॉर्म, जो प्रिंसली स्टेट हैं उनसे जो पॉलिसीज़ थी उनमें रिफॉर्म, ज़मींदारों के प्रति जो पॉलिसी थी उसमें रिफॉर्म लिया गया। हम लोग विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और पूरा टॉपिक अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और यूपीएससी मेंस के लिए, दोनों के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और इस लेक्चर में अंतिम में आपको मैं एक सवाल भी दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, तो ध्यान से इसको देखते रहिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पर जाइएगा, क्रैकर्स आईएएस बस सर्च करना, आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ्स, मेरे सारे लेक्चर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। क्रांति को दबाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज्ड एक्शन शुरू किया। वो समझते थे कि जो भारतीय हैं, अगर उन्होंने कोई एक ऐसा दोबारा ऑर्गेनाइज्ड एक्शन लिया तो ये उनकी जो यहाँ पर टेरिटरी है उस पर खतरा हो सकता है। मतलब कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको वो लोग थ्रेटन कर सकते हैं। तो ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने कई सारे कदम उठाए। पहला काम उन्होंने ये किया कि जो रूलर और सब्जेक्ट का जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करी। मतलब कि अब इंडियंस को भी जो प्रशासन है वहाँ पर इनको इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो बाद की जो असेंबलीज़ हों वहाँ पर, ठीक है ना। मगर ये केवल प्रशासन में किया गया। एक्चुअली जो रेस था, मतलब कि ब्रिटिश और भारतीय दोनों जो अलग अलग रेस थे, इसके बीच में डिवीज़न को बढ़ाया गया। मतलब अपना जो रेशियल सुप्रीमेसी है उसको उन्होंने प्रूव किया, मतलब उसको उन्होंने बनाए रखा। ये कहा कि भारतीयों से वो ज़्यादा बेहतर हैं, इसीलिए वो रूल कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा क्या, जो मेन कारक थे, जैसे कि पहले वो ब्रिटिश भारत में कई सारे जो रिफॉर्म्स लिए गए थे, जैसे कि सती प्रथा का एबॉलिशन, राजा राम मोहन राय वाला, उसके अलावा जो विडो मैरिज एक्ट वगैरह हैं, इन सब के ज़रिए उन्होंने भारत में सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म लाने की कोशिश करी थी, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं को गुस्सा दिलाया था। मतलब कि वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने अब एक परिवर्तन लाया। उन्होंने सोचा क्या कि जो भारत के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनके बारे में वो ज़्यादा सीखें, ताकि वो लोग ऐसा कोई गलती ना करें, 57 जैसा जो क्रांति है वो दोबारा से ना हो। मतलब कि वो अब बैकवर्ड लुकिंग, वो भी रिएक्शनरी बन गए। भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, जिसे हम लोग इंटेलिजेंसिया कहते हैं, वो लोग ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पर रिफॉर्म ला रहे थे, लॉ में रिफॉर्म लेकर के आए। भारत में जो सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म है उसको वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। मगर जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट पीछे गई, मतलब कि वो रिएक्शनरी बन गई, तो धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया। और 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई। इसके पहले भी भारत में कई सारे संस्थाएं चल रही थीं इनके द्वारा। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो प्रशासन है वहाँ पर क्या बदलाव लाए गए थे। क्रांति को दबाने के बाद तुरंत एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। इस एक्ट के ज़रिए जो पावर था भारत को गवर्न करने का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन खुद शासन नहीं करता था, जैसे कि हमारे यहाँ है ना राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं ये खुद रूल तो करते नहीं हैं। राष्ट्रपति अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के थ्रू रूल करते हैं। वैसे ही ब्रिटिश क्राउन खुद रूल नहीं करता था। ब्रिटिश क्राउन का वहाँ पर जो मंत्रिमंडल था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था ना, ये लोग रूल करते थे। अब ब्रिटिश क्राउन ने मंत्रिमंडल में एक नया मंत्रालय बनाया। क्या नाम रखा गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब कि ये एक ऐसा मंत्री है जो भारत के मामले को देखेगा। जैसे कि हमारे यहाँ है ना गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, वैसे ही ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारत के लिए मंत्रालय बनाया गया। और ये जो मंत्री था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, मतलब कि भारत में जो रूल हो रहा है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसका गठन किया गया। आगे
मगर सबसे जो अल्टीमेट पावर है वो पार्लियामेंट के पास रही। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का जो मंत्रिमंडल है वो एक्चुअली वहाँ की संसद के प्रति ही जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि भारत का जो मंत्रिमंडल है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, है कि नहीं है? तो ये जो मंत्री होगा अगर इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाएगा वहाँ के संसद में तो हट जाएगा, पूरा पूरा मंत्रिमंडल ही गिर जाएगा। तो एक तरह से राज तो वहाँ के मंत्रिमंडल कर रहे थे, मगर जो अल्टीमेट पावर है वो पार्लियामेंट के हाथ में रही। कौन सा पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो इतना एकदम ध्यान से समझना है, आराम से, कुछ भी टफ नहीं है। अब जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें बदलाव किया गया। पहले बंगाल आर्मी में जो अवध के सिपाही हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, अब इसको रीबैलेंस किया गया। मतलब कि सेना में अब यूरोपियंस को ज़्यादा डाला गया। बंगाल में हर 2 बंगाली पर, मतलब कि हर 2 भारतीय पर 1 यूरोपीय होने थे, और मद्रास की और बॉम्बे की जो आर्मी थी वहाँ पर हर 5 में 2 यूरोपीय होने थे। इस तरह से चूँकि सबसे ज़्यादा खतरा बंगाल की आर्मी ने पोज किया था क्रांति में, इसीलिए वहाँ पर यूरोपियन की संख्या ज़्यादा रखी गई, उनका प्रपोर्शन ज़्यादा रखा गया। इसके अलावा जो मोनोपोली है वो बनाई गई, मतलब कि जो भी स्ट्रैटेजिक पोस्ट थे, जो भी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थे, डिपार्टमेंट थे, उस पर केवल यूरोपियन ही नियुक्त किए जाएंगे, भारतीयों को वो सब नहीं दिया जाएगा। भारतीय ऑफिसर रैंक में भी ऊपर नहीं बढ़ सकते थे, मतलब कि आप कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी आप लॉयली सर्व कर लें, सूबेदार के पद के ऊपर भारतीय को अलाउ नहीं किया जाता था, सूबेदार के पद तक ही बस पहुंच पाते थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई। ब्रिटिश ने हमारी जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको 2 भागों में बांटा। पहला था मार्शियल रेस, दूसरे थे नॉन मार्शियल रेस। मार्शियल रेस उन्होंने उन लोगों को कहा जो लोगों ने 57 की क्रांति को दबाने में मदद किए थे, जैसे कि सिख, गुरखा, पठान, ठीक है ना। तो जिन जिन सैनिकों ने हेल्प किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रांति को दबाने में, उसको उन्होंने मार्शियल रेसेस कहा, और उन्होंने इनको प्रेफरेंस दिया रिक्रूटमेंट में, मतलब कि वो इन्हें ज़्यादा संख्या में शामिल करने लग गए सेना में। समझ गए बात? अब इसके बाद कास्ट और कम्युनल कंपनीज भी बनाई गई। ऐसा नहीं था कि एक बटालियन में एक ही जाति के लोग हों, ऐसा नहीं, उन्होंने डिवीज़न लाना शुरू किया। मतलब कि अलग अलग कंपनियों को उन्होंने ऐसा अरेंज कर दिया, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग कंपनियों को उन्होंने इस तरह से बांटा कि इसके जो लोग थे, मतलब कंपनी ए के लोगों पर कंपनी बी के लोग प्रहार कर सकते थे, गोली मार सकते थे अगर ए वाले बगावत करते हैं तो। समझ गए? जैसे कि जब हमारे यहाँ हुआ था ना 1919 में जलियांवाला बाग, तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पर भारतीय सैनिक ही थे, वो गुरखा थे। समझ गए? तो उनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया, इस तरह से उनको एक अलग दुनिया में रखा गया कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना पनप नहीं पाई। समझ गए? चूँकि उनको जो हमारी नेशनल लाइफ है उससे अलग रखा गया, उन तक पत्र पत्रिकाएं, मैगज़ीन ये सब पहुंचने नहीं दी गई, तो उनका एक अलग माइंडसेट बनाया गया। उन्होंने पूरे सोल्जर्स को, सारे हमारे जो आर्मी के जवान थे उसको उन्होंने आइसोलेट कर दिया ताकि वो लोग हमारी क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद कर सकें। अब आते हैं पब्लिक सर्विस। इसमें क्या बदलाव किए गए? जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम था वो केवल लंदन में होता था, केवल अंग्रेज़ी मीडियम में, और उसमें ग्रीक और लैटिन जैसे विषय शामिल थे जो अंग्रेज़ों को तो पढ़ने होते थे अपने बचपन में, भारतीयों को नहीं पढ़ने होते थे। तो इससे भारतीय पीछे रह जाते थे, ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। और जो एज ऑफ अपीयरिंग है, मतलब एग्ज़ाम में अपेयर करने का एज है, वो पहले 23 था, घटा करके 19 साल कर दिया 1878 में, 1878 में लिटन ने। समझ गए? अब 19 साल की एज में सिविल सेवा का एग्ज़ाम, हम लोग सोचो कि आप 19 साल में क्या कर रहे थे, जरा सोच के देखिए, और सोचिए कि क्या आप उस समय तैयारी करने का सोच रहे थे। अब जो भारतीय रजवाड़े हैं उनके पक्ष, जैसे कि उनके प्रति जो पॉलिसीज़ थी वो बदली गई। क्रांति के पहले ब्रिटिश एनेक्सेशन का पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, सब्सिडरी, अलायंस, इन सब तरीक़ों से राज्यों को हड़प रहे थे, है ना, याद है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स।
जैसे कि जो गोद लेने का जो था ना प्रथा, उसको उन्होंने मतलब कहा था कि हम इसको नहीं मानेंगे। दूसरा था गबन करने का जो पूरा पॉलिसी था। तो मिस गवर्नेंस के आधार पर अवध को एनेक्स कर लिया गया था। तो ये जो पॉलिसीज़ थी, इनके कारण से ब्रिटिश के प्रति प्रिंसली स्टेट में एक शंका का भाव था। ये जो रजवाड़े थे वो ब्रिटिश को मतलब कि भरोसे से नहीं देखते थे। उनको लगता था कि ये तो हमको कब्जा कर लेगा जब मन तब। मगर इस चीज़ को बदला गया क्योंकि कई सारे रजवाड़ों ने ब्रिटिश की हेल्प करी क्रांति को दबाने में। उन्होंने कहा कि जो राज्यों का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो हम बरकरार रखेंगे, उनको हम अब एनेक्स नहीं करेंगे, ब्रिटिश राज में उसको नहीं मिलाएंगे। हाँ, हम लोग राज्यों के अंदरूनी मामले में इंटरफेयर करेंगे, राज्य हमारे अधीन काम करेंगे, मतलब कि सारे स्टेट्स ब्रिटिश के अधीन ही काम करेंगे, मगर ब्रिटिश का इस पर डायरेक्ट रूल नहीं होगा। समझ गए? जो राज्यों के महाराजा हैं वो ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत आएंगे। 1876 में महारानी ने कैसर हिंद की उपाधि ली और उन पर ब्रिटिश सोवर्निटी को इम्फेसाइज किया। मतलब कि उन्होंने कहा कि तुम सब मेरे अधीन आते हो, तुम राजा हो तो हम महाराजा हैं, कैसर हिंद हैं हम, मतलब वहाँ की महारानी। समझ गए बात? तो ये एक बदलाव आया राज्यों के प्रति पॉलिसी में। अब राज्यों के जो महाराजा थे उनको एक बात पता चली, उनको एक बात कन्फर्म हो गया कि कुछ भी कर लें हमारे सत्ता तो अब हमारे हाथ में ही रहेगी, ब्रिटिश हम पर अब मतलब कि भले ही हमारे राज्य में वो लोग उंगली करें मगर हमको हटाएंगे तो नहीं। अब आते हैं प्रशासनिक पॉलिसीज़। धार्मिक लाइन पर डिवाइड एंड रूल खेला गया। जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनके प्रति अब दुश्मनी का भाव रखने लग गए। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, जब तक ब्रिटिश सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म ले रहे थे भारत में, तब तक एजुकेटेड इंडियंस ने उनका सपोर्ट किया था। क्या आपको पता है कि 1857 की क्रांति में जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं थे क्रांति के, क्योंकि उनको लगता था कि जो ब्रिटिश हैं ये भारत को एक नई दिशा में ले जाएंगे, यहाँ पर शिक्षा लेकर के आएंगे, एक जो पिछड़ा हमारा युग था उससे बाहर लेकर के जाएंगे। मगर इनका ये जो सोच है कुछ समय में बदल गया जब क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने फिर से रिएक्शनरी पॉलिसीज़ अपनानी शुरू कर दी। इन्होंने जो सामाजिक रिफॉर्म है इसको दरकिनार कर दिया, धार्मिक रिफॉर्म है दरकिनार कर दिया। अब ये लोग हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने में लग गए। क्रांति के पहले हमारे यहाँ कम्युनिज्म कुछ खास था नहीं, क्योंकि जो मुस्लिम थे और हिंदू थे सभी साथ में लड़ रहे थे क्रांति को। सोचो, एक मुग़ल शासक को सभी लोगों ने अपना नवाब नियुक्त किया, अपना बादशाह नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया? क्योंकि उनको पता था कि मुग़ल हैं, भारत के पॉलिटिकल यूनिटी को ये घोषित करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर ज़मींदारों के प्रति भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का बर्ताव बदला। कई सारे ज़मींदारों ने ब्रिटिश क्रांति जैसे कि जो क्रांति है इसको दबाने का काम किया था। तो अब ज़मींदारों को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश ने। उन्होंने ये कहा कि जनता और सरकार मतलब ब्रिटिश, इसके बीच में एक बफर जोन होगा जो कि ज़मींदार होंगे। शोषण करेंगे ज़मींदार, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर आंच नहीं आएगी, इनका नाम खराब नहीं होगा। सामाजिक रिफॉर्म आपको बताया, इसके प्रति जो रवैया सरकार का बदल गया। अब वो लोग इसको उतना रिफॉर्म नहीं करने लग गए। जो जातिवाद है, कट्टरवाद है, कम्युनलिज्म है, उसको उन्होंने फैलाया। यहाँ पर जो आर्मी और सिविल मिशन है वहाँ पर मनी डाइवर्ट किया गया सोशल सर्विसेज से। मतलब कि एक जो वेलफेयर स्टेट है वो नहीं, अब एक पूरा एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरह काम करेगा और जो सारा रिसोर्स था वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा ब्रिटिश की मतलब ब्रिटेन की ओर। वाइट रेसिज्म, जो वाइट सुपरमेसी थी, मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहली स्लाइड में क्या था, रूलर और जनता के बीच का मतलब रूलर और पब्लिक के बीच का जो गैप था वो कम किया जाने की कोशिश किया गया। किसमें? केवल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब लोकल गवर्नमेंट में इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे भारतीयों को। मगर जो सुपीरियोरिटी थी, रेस सुपीरियोरिटी, ये उन्होंने मेंटेन रखा। जो दोनों के बीच में गैप था, एक जो डिवाइड था, उसको उन्होंने बरकरार रखा। आपने इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा, अभी समझा। अब आप इस सवाल का जवाब लिखिए। सवाल पूछ रहा है, पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग 58 से 1905 वेर एम्ड एट प्रिवेंटिंग अनदर रिवोल्ट बाय द मासेस
इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। जैसे ही इलस्ट्रेट कह दिया वहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना ही देना है। अगर ये नहीं भी लिखा होता है ना तब भी आपको एग्जाम्पल देना ही देना होता। आपको सिंपल ये बताना है कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से काम किए थे, कौन कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी थी, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई दूसरा रिवॉल्ट, कोई दूसरी क्रांति ना हो जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप बताएंगे अलग अलग सेक्शन में, मतलब कि पॉलिटिक्स में क्या बदलाव किया गया, प्रशासन में क्या बदलाव किया गया, जो रिफॉर्म्स थे, जो जो हमने पढ़ाया आपको, आर्मी में क्या बदलाव किया गया, सभी चीज़ें आपको जो पढ़ाई गई हैं आपको लिखना है। अब आपको समस्या होती है मेनली कंक्लूजन में, वो किस तरह से लिख सकते हैं आप। अगर मैं पूरे लेक्चर को समराइज़ करूं तो मैं समराइज़ करूंगा इस तरह से। जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई थी दे वेर डिज़ाइन टू डिवाइड एंड रूल, वीकनिंग द नेशनलिस्ट स्ट्रगल, एंड ऑल्सो दीज चेंजेस शोड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज एंड बेटर गवर्नेंस टू चेक एनी राइज ऑफ क्रांति लाइक 57। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेला, जो क्रांति थी उसको दबाने के लिए कई सारे जो यहाँ पर बदलाव थे वो किए गए, ताकि जो भारतीय टेरिटरी हैं वो ब्रिटिश के कब्ज़े में ही रहे। समझ गए। इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये सवाल है। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। चैनल सपोर्ट करने के लिए शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।